हाय एवरीवन। अपना चल रहा है अभी कंपनी का थ्योरी वाला पार्ट। तो ये पार्ट 3 है। इससे पहले पार्ट 1 पार्ट 2 ऑलरेडी चैनल पे रिलीज हो चुका है। पहले उसको जाके देखो, फिर पार्ट 3 पे हम लोग, फिर पार्ट 3 तुम लोग देखना। ठीक, तो चलो फिर क्लास शुरू करें। अब आज का पहला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। व्हाट इज ऑथोराइज्ड कैपिटल ऑफ ए कंपनी? व्हाट इज ऑथोराइज्ड कैपिटल ऑफ ए कंपनी? क्या बोल रहा है यहाँ पे? ऑथोराइज्ड कैपिटल और नॉमिनल कैपिटल। तो ऑथोराइज कैपिटल और नॉमिनल कैपिटल दोनों सेम चीज है। तुमको किसी भी नाम से पूछ सकता है, तो दोनों का मतलब सेम है। ठीक, इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल दैट ए कंपनी इज परमिटेड टू इशू टू इट्स शेयर होल्डर्स एज specified in its memorandum of association. It represents the upper limit on the number of shares of a company can issue, ensuring compliance and regulatory requirements. तो सबसे पहला बात जैसे हम तुमको बताया, ऑथोराइज कैपिटल या फिर नॉमिनल कैपिटल दोनों सेम चीज है। अब ये है क्या? ये यहाँ पे बोल रहा है कि इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ share capital that a company is permitted to issue to its shareholders as specified in its memorandum of association. It represents the upper limit on the number of shares a company can issue, ensuring compliance and with the regulatory requirements. चलो थोड़ा बहुत समझ लेता है अभी। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि जैसे कि मान लो तुम्हारा जो अब शेयर कैपिटल बनता कैसे है। अब मान लो जो किसी कोई कंपनी है उसका टोटल जो कैपिटल है वो, ठीक है, 1 लाख उसका कैपिटल है। अब तुम क्या किया, इसको डिवाइड कर दिया 10,000 शेयर से। ठीक, 10,000 शेयर से तुम इसको डिवाइड किया तो तुमको क्या मिला यहाँ पे? तो ये जो 10 यहाँ पे जो ये 1 लाख है ना, ये होगा इसका ऑथोराइज कैपिटल, जो मैक्सिमम अमाउंट इसका है। और ये 1,000 क्या किया तुम, ये बना दिया तुम इसको नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स तुम बना दिया। और ये 10 क्या है? ये 10 ये है, इस कंपनी का एक शेयर का दाम है कितना? 10 रुपया। आया बात समझ में? अगर 10,000 शेयर है और एक का दाम 10 रुपया है तो टोटल कितना हो जाएगा? 1 लाख रुपया होगा ना। तो ये 1 लाख रुपया जो है वो टोटल क्या है? ये है नॉमिनल कैपिटल या फिर ऑथोराइज कैपिटल। इसके बाद हम बताया कि ये जो 10 रुपया है ये क्या है? एक शेयर का। और ये 10,000 क्या है? टोटल शेयर, टोटल नंबर ऑफ शेयर कितना है? 10,000। 10,000 टोटल शेयर है इस कंपनी का और एक शेयर का दाम कितना है? 10 रुपया। आया बात समझ में? अभी बात ऐसा है कि जो कंपनी जो इशू कर सकता है अपने शेयर होल्डर को, जो कैपिटल इशू कर सकता है वो 1 लाख ही कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे रजिस्टर्ड कितना हुआ? ये 1 लाख से ही रजिस्टर्ड हुआ है। अब 1 लाख शेयर पे ही उसको खेलना है, कैपिटल पे खेलना है। अब वो चाहे तो 1 लाख जो कैपिटल है उसको चाहे तो ये 1,000 शेयर भी बना देगा। तो उस केस में क्या होगा? एक का दाम कितना हो जाएगा? एक शेयर का दाम। तो वो कंपनी के ऊपर में है कि 1 लाख टोटल कैपिटल है, उस पर उसको कितना शेयर बनाना है। 10,000 शेयर बनाना है तो एक का दाम 10 रुपया निकलेगा। 1,000 शेयर बनाना है तो एक का दाम 100 रुपया निकलेगा। देखने वाला बात यहाँ पे ये है कि यही बात यहाँ पे ये लोग समझा रहा है। इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल दैट ए कंपनी इज परमिटेड टू इशू टू इट्स शेयर होल्डर्स एज specified in its memorandum of association. It represents the upper limit on the number of shares, ensuring compliance with regulatory requirements. ठीक है, टोटल शेयर हम तो बता दिया था कितना था? 1 लाख कैपिटल है टोटल। हम अगर इसको 10,000 शेयर बना देता है तो एक कदम इतना निकल रहा है 10 रुपया। ठीक है, तो यहाँ पे जो टोटल जो इसका वैल्यू है ना वो 1 लाख है और यही इसका ऑथोराइज कैपिटल है। ठीक, इसके ऊपर ये नहीं जा सकता क्योंकि 1 लाख से ही रजिस्टर करवाया हुआ है। आ गया बात समझ में? अब तुम ये दूसरा क्वेश्चन देखो क्या बोल रहे हैं। राइट टू डिफरेंसेस बिटवीन ऑथोराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल ऑफ ए कंपनी। तो दो तरीके का यहाँ पे कैपिटल देखने को मिल रहा है। एक ऑथोराइज कैपिटल जो अभी हम लोग देख के आया था, जो मैक्सिमम लिमिट था, अपर लिमिट था 1 लाख। अब एक चीज यहाँ पे नया चीज दिख रहा है जो कि है इशूड कैपिटल ऑफ ए कंपनी। एक बार पढ़ लेता है कि ये लोग क्या बोल रहा है यहाँ पे।
ऑथोराइज कैपिटल मतलब अभी हम लोग यहाँ पे देखा था द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल दैट ए कंपनी इज अलाउड टू इशू एज स्पेसिफाइड इन इट्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। लिमिट वाला है। फिर से एक बार देख लो यहाँ पे कि जैसे हम बताया कि जो कंपनी है वो 1 लाख से रजिस्टर्ड हुआ है, उसका टोटल कैपिटल कितना 1 लाख से रजिस्टर्ड हुआ है, और टोटल शेयर अगर मान लो हमने यहाँ पे 10,000 बना दिया तो एक शेयर का दाम निकल के आता है 10 रुपये। तो टोटल शेयर कितना है यहाँ पे 10,000 शेयर है, 10,000, और यहाँ पे इसका ऑथोराइज कैपिटल कितना है वो है 1 लाख। अब आता है हम लोग बात इस पे इशूड कैपिटल पे। द पोर्शन ऑफ द ऑथोराइज कैपिटल दैट हैज एक्चुअली बीन इशूड टू शेयर होल्डर्स एंड सब्सक्राइब बाय देम। तो टोटल शेयर हम लोग यहाँ पे कितना 10,000 बना दिया। अब कंपनी वाला डिसाइड करेगा कि इसको इस 10,000 में से कितना शेयर इशू करना है पब्लिक को, उसका शेयर होल्डर्स को। ये चाहे तो 10,000 भी इशू कर सकता है, 8,000 भी इशू कर सकता है, इसके ऊपर बात है। अब अगर मान लो टोटल शेयर यहाँ पे 10,000 शेयर है ना, इसमें से ये क्या किया 8,000 शेयर इशू कर दिया कि ये बोलेगा कि ये लो मेरा 8,000 शेयर कंपनी का, एक का दाम 10 रुपया है, टोटल इसके पास कितना आएगा 80,000 रुपये। 20,000 शेयर ये अपने पास ही रख लिया, ये कंपनी वाला जो भी मालिक है इसका, ये लोग अपने पास 2,000 शेयर ये लोग अपने पास रख लिया, बाकी 8,000 शेयर ये क्या कर दिया मार्केट में इशू कर दिया इसका शेयर होल्डर्स। तो समझने वाला बात यहाँ पे ये है कि टोटल मान लो तुम्हारे पास में 10,000 शेयर है, तो ये अपर लिमिट है शेयर का, टोटल तुम्हारे पास इतना ही शेयर है। अब कंपनी वाला डिसाइड करेगा कि इसमें से हम लोगों को कितना इशू कर रहे हैं अपने शेयर होल्डर्स को, 8,000 करना है, 7,000 करना है, इसका मर्जी, ये जितना इशू करना चाहे उतना ये करेगा। तो यहाँ पे फिर से एक बार देख लो क्या बोला, द पोर्शन ऑफ द ऑथोराइज कैपिटल, टोटल में से, ये टोटल में से that has actually been issued to shareholders and subscribed by them remains constant unless changed by a special resolution and does not necessarily reflect actual shareholding। अब ये जो 1,000 यहाँ पे 10,000 शेयर था ना, ये कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, इसमें चेंज नहीं करा जा सकता। अगर तुमको करना है तो उसके लिए तुमको अलग से रिजोल्यूशन लेके आना पड़ेगा। कैन वेरी एज शेयर्स आर इशूड or repurchased representing the actual capital raised from shareholders। अब ये ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक, कैन वेरी हो सकता है, हम लोग चाहे तो 8,000 इशू कर सकता है, 7,000 इशू कर सकता है, फिर इसमें से वापस हम लोग कंपनी वाला जो है जो शेयर होल्डर को अपना इशू किया है, मान लो 8,000 किया है, तो वापस ये लोग परचेज भी कर सकते हैं, पब्लिक से वापस ये लोग खरीद भी सकते हैं इन शेयर्स को। तो इसमें क्या होता है इशूड कैपिटल वो वेरी कर सकता है, ऊपर नीचे हो भी सकता है, ठीक, ये कांस्टेंट नहीं रहता है। कैन वेरी एज शेयर्स आर इशूड और रीपरचेज्ड रिप्रेजेंटिंग द एक्चुअल कैपिटल रेज्ड फ्रॉम शेयर होल्डर्स। तो ये ऊपर नीचे होता रहता है क्योंकि तुम पैसा उठाते भी रहता है, फिर इन शेयर्स को वापस कंपनी वाला खरीदता भी है, तो ये वेरी करते रहता है टाइम टू टाइम। नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्या दिया है, ये बोल रहा है कि व्हाट इज मिनिमम सब्सक्रिप्शन, इसको थोड़ा पढ़ता है। तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज द minimum amount of capital a company must raise from investors through share issuance before it can proceed with the public offering. It ensures that the company have enough funds to operate and protect investors by requiring refunds if this amount is not achieved। तो जैसे हम लोग यहाँ बात किया था कि किसी भी कंपनी का मान लो 10,000 शेयर हो रखा है टोटल ऑथराइज्ड, अब इसमें से कंपनी वाला क्या करता है पहले कुछ ऑफर करता है, जैसे कि मान लो 8,000 ऑफर किया, तो अगर मान लो सारा का सारा बिक गया, 8,000 का 8,000 बिक गया, शेयर खरीद लिया कोई ना कोई इन्वेस्टर खरीद लिया, तब तो अच्छा बात है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मान लो कोई खरीदा ही नहीं, फिर तो वो जो एप्लीकेशन है वो तो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि जो कंपनी है उसके पास में कोई फंड ही नहीं है, कोई फंड ही नहीं आया। फिर ये मिनिमम सब्सक्रिप्शन वाला बात ये बोल रहा है कि जैसे कि 8,000 जो शेयर तुम इशू किया है मार्केट में, तो उसका एक मिनिमम कैटेगरी होता है, एक मिनिमम रेंज होता है कि उतना तो सब्सक्रिप्शन होना ही चाहिए, उतना तो पब्लिक को खरीदना ही चाहिए, उतना तो खरीदना ही चाहिए इन्वेस्टर्स को एप्लीकेशन, उतना शेयर्स खरीदना ही चाहिए। अगर उतना वो नहीं खरीद रहा है, इसका मतलब ये है कि वो कंपनी में दम नहीं है, ठीक है, और जो इन्वेस्टर्स वगैरह है वो बाद में फंस सकता है।
कंपनी को ऑपरेट होने के लिए एक मिनिमम सब्सक्रिप्शन होना जरूरी है। मिनिमम मतलब अब वो मिनिमम कितना है वो तो देखो हम लोग लॉ में देखना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे सिर्फ इतना सा बता रहा है कि एक मिनिमम जो कैपिटल जो कैटेगरी है, जो मेमोरेंडम एसोसिएशन में लिखा हुआ रहता है, उतना सब्सक्रिप्शन होना ही पड़ेगा, उतना खरीदना ही पड़ेगा किसी को। अब मान लो 8,000 तुम इशू किया है तो इसमें से मान लो 5,000 शेयर इशू होना ही पड़ेगा। अगर उतना नहीं हुआ तो फिर वो कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्या बोलते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है कि व्हाट इज शेयर फॉरफीचर। व्हाट इज शेयर फॉरफीचर, तो पहले इसी पे आता है। शेयर फॉरफीचर इज द प्रोसेस बाय व्हिच ए कंपनी कैंसल द शेयर्स ऑफ ए शेयर होल्डर हु फेल्स टू पे द रिक्वायर्ड कॉल मनी ऑन दोज शेयर्स। अब मान लो तुम 10 शेयर खरीदा किसी कंपनी का, 10 शेयर तुम खरीदा, तो कंपनी वाला क्या बोलता है कि तुमको एक बार में पैसा नहीं देना है, एक बार में तुमको पैसा नहीं देना है, तुमको कंपनी वाला मांगेगा। अब मान लो जैसे कि तुम जो 10 नहीं, तुम एक ही शेयर खरीदा, ठीक है, एक ही शेयर खरीदा और एक शेयर का दाम मान लो 100 रुपये है। कितना है? 100 रुपया। तो कंपनी वाला बोलता है कि एक काम करो, हमको एप्लीकेशन के टाइम में तुम 20 रुपया दे देना, फिर अलॉटमेंट होगा, अलॉटमेंट के टाइम में तुमको 50 रुपया दे देना, फिर फर्स्ट कॉल होगा, फिर हमको तुम 20 दे देना, और फिर फाइनल कॉल होगा तो तुम हमको 30 दे देना। अब ये शेयर फॉरफीचर क्या होता है, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो कोई कंपनी है, उसका एक शेयर हम खरीद लिया, कितना? एक शेयर खरीद लिया, और एक शेयर का दाम कितना है? 100 रुपये। हमको 100 रुपया देना है उस शेयर को खरीदने के लिए। तो कंपनी वाला बोलता है कि देखो, एक बार में तुमको 100 रुपये नहीं देना है, तुमको पहले हम एप्लीकेशन का पैसा मांगेगा 20 रुपया, तो तुम हमको दे देना, फिर हम अलॉटमेंट के समय में तुमको 30 रुपया मांगेगा, तब तुम दे देना, फिर फर्स्ट कॉल होगा, फिर से 20 रुपया, और फिर फाइनल कॉल होगा, फिर से 30 रुपया, तो हो गया 100 रुपया सब मिला के। तो हुआ क्या कि तुम एप्लीकेशन के टाइम में पैसा दे दिया 20 रुपया, जब अलॉटमेंट हुआ तभी भी तुम 30 रुपया दे दिया। अब जब फर्स्ट कॉल हुआ तो तुम क्या हुआ, तुम पैसा दिया ही नहीं। अब तुम फर्स्ट कॉल नहीं दिया और फिर सेकंड कॉल तो तुम देगा ही नहीं, क्योंकि फर्स्ट कॉल तुम नहीं दिया तो सेकंड कॉल भी तुम नहीं देगा। तो कंपनी वाला तुमको पहले नोटिस करेगा, फिर नोटिस भेजेगा तुमको कि ऐसा ऐसा बात है, पैसा तुमको देना पड़ेगा कंपनी का, अगर तुम नहीं दिया तो तुम्हारा जो शेयर है वो कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल मतलब तुम्हारा जो 50 रुपये तुम दिया है ना एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के टाइम में, वो भी सारा पैसा जब्त हो जाएगा, कंपनी जब्त कर लेगा, और तुम्हारा एक जो शेयर तुम्हारे नाम पे अलॉट हुआ है वो भी कैंसिल हो जाएगा। तो फिर से देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, आप समझ में आएगा तुमको। शेयर फॉरफीचर इज द प्रोसेस by which a company cancel the shares of a shareholder who fails to pay the required call money on those। अब नेक्स्ट आगे बढ़ो और देखो क्या बोलता है। नेक्स्ट बोलता है स्टेट द प्रोसीडियर फॉरफीचर ऑफ शेयर। अब फॉरफीचर का जो प्रोसेस है वो कैसे होता है वो बताओ, ठीक है, फिर उसको भी देखता है। तो सबसे पहले कॉल ऑन शेयर्स। द कंपनी नोटिफाइज shareholders about the outstanding amount due on their share। जैसे हम बताया था कि एक बार तुम वो पैसा नहीं दिया फर्स्ट कॉल वाला पैसा, तो कंपनी क्या करेगा, तुमको नोटिस जारी करेगा, ठीक है, नोटिस जारी करेगा कि तुम्हारा आउटस्टैंडिंग है पैसा, ये पैसा तुमको देना है कि नहीं देना है। नोटिस ऑन नॉन पेमेंट। इफ पेमेंट इज नॉट मेड ए रिमाइंडर नोटिस इज सेंड टू द शेयर होल्डर। तो एक नोटिस भेजेगा। पहले क्या हुआ, पहले कॉल किया तो कंपनी नोटिफाइज शेयर होल्डर्स, नोटिफाई किया कि अबाउट आउटस्टैंडिंग उसका पैसा बाकी है। उसके बाद तुमको नोटिस किए भेजा कि ऐसा ऐसा बाकी है, तुम्हारा पेमेंट वगैरह कर दो। अब तुम वो भी नहीं किया तो फिर क्या होगा, बोर्ड रिजोल्यूशन। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पासेस द रिजोल्यूशन टू फॉरफीच द शेयर। अब कंपनी के अंदर डायरेक्टर्स वगैरह बैठा रहता है जो कि कंपनी को चला रहा होता है, सारा जो मैनेजमेंट है वो देख रहा होता है। तो वो लोग क्या करेगा, वो लोग रिजोल्यूशन पास करेगा कि इसका जो शेयर वगैरह है उसको कैंसिल कर दो। फॉरफिट कर दो मतलब कैंसिल कर दो, फॉरफिट मतलब कैंसिल कर दो इसका शेयर। और जब कैंसिल करेगा ना तो तुम अगर मान लो पहले पैसा दे रखा है अलॉटमेंट का और एप्लीकेशन का, तो वो भी पैसा तुम्हारा जब्त हो जाएगा, वो भी पैसा कंपनी वाला रख लेगा और तुम्हारा शेयर भी कैंसिल कर दो। उसके बाद में नोटिस ऑफ फॉरफीचर। ए फॉर्मल नोटिस इज सेंड टू द शेयर होल्डर रिगार्डिंग द फॉरफीचर। फिर तुमको अलग से इन्फॉर्म किया जाएगा कि तुम्हारा जो शेयर है वो कैंसिल हो चुका। एंट्री इन रजिस्टर। द फॉरफिटेड शेयर्स आर रिकॉर्डेड इन द कंपनीज रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। तो उसको रजिस्टर कर लिया जाएगा कंपनी के द्वारा कि ये फॉरफीचर हो चुका है। रीइश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स। द कंपनी में रीइश्यू द फॉरफिटेड शेयर्स टू न्यू और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। अब एक बार क्या होगा कि सारा कैंसिल हो गया तुम्हारा,
तो कंपनी के पास तो एक अलग से शेयर आ गया ना तुम्हारा, तो कंपनी अगर चाहे तो इस शेयर को किसी और भी आदमी को बेच सकता है, किसी नया को या फिर कोई पुराना आदमी को भी बेच सकता है, वो कंपनी के ऊपर में है। तो ये सारा प्रोसेस है फॉर फ्यूचर के समय पे। नेक्स्ट क्या बोलता है, व्हाट इज कॉम्परेटिव स्टेटमेंट। व्हाट इज कॉम्परेटिव स्टेटमेंट? मेंशन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रिपेयरिंग comparative statement. A comparative statement is a financial document represents the financial performance or position of a company over multiple periods or across different entities, facilitating side by side comparisons of key metrics like revenues and expenses. तो कॉम्परेटिव स्टेटमेंट क्या है? कॉम्परेटिव स्टेटमेंट वो है जब हम लोग क्या करता है, अब मान लो हम लोग अभी 2020 में है और फिर इसके बाद 2021 आने वाला है, तो लास्ट ईयर में कितना रेवेन्यू हुआ है, मतलब कितना सेल हुआ है, कितना खर्चा एक्सपेंस हुआ है, कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना ऑपरेटिंग खर्चा हुआ है, कितना नॉन ऑपरेटिंग खर्चा हुआ है, और इस साल कितना हो रखा है और उसमें क्या डिफरेंसेस है, अगले साल से बढ़ा है ना कम हुआ है, एक्सपेंसेस बढ़ा है ना रेवेन्यू बढ़ा है, खर्चा बढ़ा है, तो वो चीज़ हम लोगों को यहाँ इस कंपैरेटिव स्टेटमेंट में देखने को मिलता है। तो जैसे इसका नाम ही है कंपैरेटिव, कंपैरेटिव मतलब कंपेयर, या तो तुम किसी और कंपनी के साथ अपना कंपनी को कंपेयर कर रहा होगा, या फिर लास्ट ईयर से या फिर उसके लास्ट ईयर से इस साल को कंपेयर कर रहा होगा। तो ये चीज हम लोगों को कंपैरेटिव स्टेटमेंट देखने को मिलता है। तो ये चीज हम लोगों को देखने मिलता है कहाँ? कंपैरेटिव स्टेटमेंट में। आगे बात समझ में? मेंशन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रिपेयरिंग कंपैरेटिव स्टेटमेंट। ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, बनाए क्या फायदा है? पहला, ट्रेंड एनालिसिस, एनालाइज फाइनेंशियल ट्रेंड्स ओवर टाइम। इससे हमको मालूम चलता है कि हमारा जो ट्रेंड है, समझ रहे हैं, अब या तो तुम्हारा प्रॉफिट इस तरीके से आगे चल रहा होगा या फिर तुम्हारा प्रॉफिट नीचे जा रहा होगा। तो इससे तुमको क्या होगा ना, मालूम चल जाएगा कि इस साल अगर मान लो तुम लास्ट ईयर तुम अगर मान लो 100 रुपये में था और इस साल तुम 150 में प्रॉफिट में बैठा है, तो प्रॉफिट हुआ है ना। तो ये क्या हो रहा है, ये तुम्हारा ट्रेंड बता रहा है कि ट्रेंड जो है तुम्हारा पॉजिटिव ट्रेंड है, और ये क्या हो गया, ये नेगेटिव ट्रेंड है। तो कॉम्परेटिव स्टेटमेंट से सबसे पहला बात तुमको ट्रेंड मालूम चलता है कि तुम्हारा जो ट्रेंड है वो क्या है फाइनेंशियल्स का। नेक्स्ट है परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, assess company performance against past results और इंडस्ट्री बेंचमार्क। परफॉर्मेंस मालूम चलता है, ठीक है, कि वो जो इंडस्ट्री है, तो जिस इंडस्ट्री में काम कर रहा है, जैसे कि मान लो तुम अगर बैंकिंग सेक्टर से है, तो वो जो सेक्टर है वो कैसा काम कर रहा है, तो इससे तुमको क्या होता है, तुम परफॉर्मेंस मालूम चल जाता है कंपनी का कि पिछले साल से इस साल में क्या हो रहा है, अच्छा हो रहा है या खराब हो रहा है। चलो ठीक है। नेक्स्ट, डिसीजन मेकिंग, एड मतलब हेल्प, एड मैनेजमेंट इन स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंड बजटिंग। अब कंपनी को मालूम चल गया कि तुम्हारा जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव है और तुम्हारा जो परफॉर्मेंस है वो भी अच्छा है, लास्ट ईयर से इस साल तुम ज़्यादा ही प्रॉफिट किया है, रेवेन्यू भी बढ़ा है। तो अब क्या होगा, अब जो मैनेजमेंट है वो इस चीज़ को देख के अच्छा अपना एक प्लानिंग कर सकता है। अगर मान लो कि तुम्हारा नेगेटिव जा रहा है, तो नेगेटिव क्यों जा रहा है, क्या गिर रहा है, सेल गिर रहा है ना, तुम खर्चा ज्यादा कर रहा है, तो ये तुमको मालूम चलेगा जब तुम लास्ट ईयर से इस साल को कंपेयर करेगा तो। और ये बहुत जरूरी है कंपेयर करना, जिससे हमको मालूम चले और हम सही डिसीजन ले सके। चलो ठीक है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाइंग वेरिएंसेस, हाईलाइट डिफरेंसेस बिटवीन एक्चुअल एंड बजटेड फिगर्स फॉर करेक्टिव एक्शंस। चलो ठीक। अब होता क्या है कि तुम तो पहले बजट बनाया होगा कि हाँ हमारा इतना रेवेन्यू होगा, इतना प्रॉफिट होगा, इतना खर्चा होगा, लेकिन जब हुआ तो हो सकता है कि तुम ज्यादा खर्चा कर दिया या फिर कम खर्चा कर दिया या फिर कम रेवेन्यू हुआ, तो उससे तुमको मालूम चलेगा कि तुम सही पाथ पे है कि नहीं। तो ये क्या होगा, तुम वेरिएंस वगैरह आइडेंटिफाई कर पाएगा, किसमें, एक्चुअल और बजटेड में। नेक्स्ट है इन्वेस्टर इनसाइट, प्रोवाइड क्लैरिटी ऑन द कंपनीज फाइनेंशियल हेल्थ फॉर इन्वेस्टर्स एंड स्टेक होल्डर्स। अब तुम मान लो उस कंपनी में तुम इन्वेस्ट करना चाहता है, तो तुम क्या देखेगा, तुम उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखेगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर ये कॉम्परेटिव स्टेटमेंट आता है। इससे क्या होगा, तुमको मालूम चलेगा ना कि कंपनी का ट्रेंड कैसा है, क्या कंपनी का ग्रोथ हो रहा है या फिर कंपनी, तो उससे क्या होता है जो इन्वेस्टर्स है उनके लिए फायदेमंद है, जिससे कंपनी का जो फाइनेंशियल हेल्थ है उससे मालूम चले हम लोगों को। तो ये सारा इसका ऑब्जेक्टिव है, इसको देखना। अच्छा, तो अभी तक हम लोग जितना भी किया है
उसको तुम लोग खुद से एक बार रिवीजन करो, देखो कि कहाँ क्या फंस रहा है, कहाँ क्या गड़बड़ हो रखा है, क्या समझ में नहीं आया, वीडियो को वापस से देखो एक बार। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर हम लोग इतना ही रखते हैं, बाकी ये क्वेश्चन वगैरह हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेगा।